नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड और हिंदी की मिक्स वन लाइनर सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कुमाऊँ शब्द का प्रथम उल्लेख किया गया है, यानी जो कुमाऊँ शब्द है इसका प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कुमाऊँ शब्द का हमें प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है आईने अकबरी में। किससे प्राप्त होता है? यह मुगल कालीन ग्रंथ है आईने अकबरी। तो इससे हमें कुमाऊँ शब्द का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। तो चोपता को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौशानी को। अगला प्रश्न है कि कुमाऊँ बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो कुमाऊँ बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है नानी जीवन। तो कुमाऊँ बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? नानी जीवन। अगला प्रश्न है कि सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो यह लगता है मंसार में, और मंसार का मेला या पौड़ी में लगता है। अगला प्रश्न है कि इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है लज्जा। तो इलाचंद्र जोशी मुख्यतः क्या है? एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार का मतलब है जिसमें जो ग्रामीण परिवेश रहता है उसका आधिक्य रहता है। तो यानी जो इनकी जो कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं, इसमें ग्रामीण परिवेश की अधिकता रहती है। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी का प्रथम उपन्यास है। शैलेश मटियानी जी का प्रथम उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर तक। तो शैलेश मटियानी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बोरीवली से बोरीबंदर तक क्या है इनका प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसे अहिल्या देवी सम्मान से पुरस्कृत किया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया था बसंती बिष्ट को। क्या है? उत्तराखंड के एक जागर गायिका हैं और इनको अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है सलधर नामक गर्म झरना कहाँ है। तो सलधर नामक गर्म झरना है चमोली में। कहाँ स्थित है ये झरना? चमोली में है सलधर नामक गर्म झरना। अगला प्रश्न है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई थी। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना ये की गई थी हरीश रावत द्वारा। तो हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई, गंगा गाय महिला डेयरी योजना। अगला प्रश्न है कि जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे। तो जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे शमशेर सिंह बिष्ट। तो जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ये थे शमशेर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है कि समय साक्षी है। तो समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया है समय साक्षी है उपन्यास के ये लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। तो ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी को। ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? तो ये दीप जोशी को कहा जाता है ग्रामीण विकास का संत। अगला प्रश्न है कर्जन टेल का दूसरा नाम है। तो कर्जन टेल का दूसरा नाम क्या है? यह है क्वारी पास। क्या है? क्वारी पास। अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम है। तो शल्य चिकित्सा को प्राचीन में कहते थे ततार। किस नाम से जाना जाता था शल्य चिकित्सा को? ततार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है बिरह नामक गढ़वाली रचना है। बिरह नामक गढ़वाली रचना है लीलानंद कोटनाला की। बिरह नामक गढ़वाली रचना किसकी है? लीलानंद कोटनाला। अगला प्रश्न है कि चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी विंसर अल्मोड़ा में। चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? विंसर अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि जौनसारी भाषा की लिपि है। जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? बागुई लिपि है जौनसारी भाषा की, बागुई लिपि। अगला प्रश्न है कि तिलु रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है। तो तिलु रौतेली की मूर्ति स्थापित है बिरोखाल पौड़ी में। बिरोखाल पौड़ी में तिलु रौतेली की मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न है हंस फाउंडेशन की संस्थापक कौन है।
तो हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला देवी और 2009 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? उत्तरकाशी में भारत और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये है सोनम नदी। कौन सी नदी बहती है? सोनम नदी बहती है भारत व चीन के बीच। अगला प्रश्न है कनकपाल के गोत्र का नाम क्या था? तो जो कनकपाल थे पंवार वंश के संस्थापक राजा थे, तो इनके गोत्र का नाम था सोनक। तो सोनक गोत्र से संबंधित थे राजा कनकपाल। अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो कत्यूरी वंश के शासन का स्वर्ण काल माना जाता है बीड़ धामदेव के शासन काल को। तो बीड़ धामदेव के शासन काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है कत्यूरी राजवंश को। अगला प्रश्न है कि दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए कुल कितने स्थानों का सुझाव दिया था? तो दीक्षित आयोग ने राजधानी के स्थानों के लिए जो सुझाव दिए थे उनमें 5 थे। 5 स्थानों को शामिल किया गया था। 5 स्थानों पर राजधानी बनाने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है गढ़वाल में सूर्यल व्यवस्था का जनक है। गढ़वाल में सूर्य व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अजयपाल को। अगला प्रश्न है नया बस्ता नामक कविता संग्रह किसका है? तो नया बस्ता नामक कविता संग्रह है हेमंत कुकरैती का। किसका है? हेमंत कुकरैती का है नया बस्ता नामक कविता संग्रह। अगला प्रश्न है कि जग्याताल स्थित है। तो जग्याताल कहाँ स्थित है? तो जग्याताल स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र बाघ महाशीर के संरक्षण के लिए चिन्हित है? तो कौन सा क्षेत्र बाघ महाशीर के लिए संरक्षित क्षेत्र है? तो ये है नंधौर रेंज हल्द्वानी। तो नंधौर रेंज हल्द्वानी क्या है? ये बाघ संरक्षित महाशीर के लिए संरक्षण के लिए चिन्हित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सरोज होमी कापड़िया क्या थे? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न हमारा कि कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया था। तो कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये किया था वाजिद अली शाह ने। ये अवध के नवाब थे उस समय। तो इन्होंने कालू मेहरा को स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया था। और कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अगला प्रश्न है कि थराली किस नदी के तट पर स्थित है? तो थराली स्थित है चमोली में और यह पिंडर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेले के अवसर पर गांधी जी कब हरिद्वार आए? तो कुंभ मेले के अवसर पर गांधी जी कब हरिद्वार आए? तो ये आए थे 5 अप्रैल 1915 में। तो 5 अप्रैल 1915 में गांधी जी कुंभ मेले के अवसर पर कहाँ आए थे? ये हरिद्वार में आए थे। अगला प्रश्न है कि सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था जॉनसन। और ये घटना सल्ट जो गोली कांड है तो ये कब घटी थी? तो ये 1942 में घटी थी। तो ये खुमाड़ में होती है, अल्मोड़ा में सल्ट हत्याकांड। अगला प्रश्न है कि नेहरू कितने दिनों तक अल्मोड़ा जेल में रहे? तो नेहरू रहे 317 दिनों तक। 317 दिनों तक नेहरू क्या रहे? अल्मोड़ा जेल में रहे। अगला प्रश्न है कि पौन टूटी एक प्रकार का क्या था? तो पौन टूटी क्या था? एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। तो आयात निर्यात पर लगने वाला क्या था? एक कर था पौन टूटी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए विष्ट नामक शब्द प्रयोग किया जाता था। तो विष्ट नामक शब्द का प्रयोग होता था बेगार प्रथा के लिए। अगला प्रश्न है कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया। तो कुली एजेंसी का प्रारंभिक जो प्रयोग किया गया था वो पौड़ी के द्वारिखाल क्षेत्र में किया गया था। तो कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के द्वारिखाल क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया। तो 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने क्या दिया? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कॉरपोरेशन एसोसिएशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कॉरपोरेटिंग एसोसिएशन, तो ये नाम दिया था कुली एजेंसी का ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये कब दिया गया? 1910 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो ये है शैव संप्रदाय। तो उत्तराखंड में सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव संप्रदाय, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल की परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। तो पर्वतीय राज्य परिषद नामक संगठन की स्थापना होती है 1967 में, और ये की जाती है रामनगर नैनीताल में। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 और कहाँ की जाती है? रामनगर नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म प्रचारक था। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म प्रचारक कौन था? मध्यम। तो मध्यम नामक जो व्यक्ति था, ये क्या था? उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म प्रचारक था। अगला प्रश्न है कि शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। तो शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है राजराजेश्वरी देवी का मंदिर, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देवलगढ़ में। और ये किसने बनाया था? ये अजयपाल द्वारा प्रारंभिक रूप में बनाया गया था राजराजेश्वरी, और ये पवारों की कुल देवी भी है। अगला प्रश्न है वीणेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वीणेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा कल्याण चंद द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा कल्याण चंद के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र में किस राजा का लेख है? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उस पर किस राजा का लेख है? तो उसमें है कराचल देव का लेख। क्या है? कराचल देव का क्या है? उसमें लेख छपा हुआ है। अगला प्रश्न है रानीहाट नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो रानीहाट नामक स्थल ये श्रीनगर के पास स्थित है, रानीहाट नामक स्थल। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में तपोवन का नाम था। तो कत्यूरी काल में तपोवन की समानता करते हैं विद्वान सुभिक्षपुर से। तो सुभिक्षपुर से इसकी समानता की जाती है तपोवन में, कि जो तपोवन नाम का स्थान है यहाँ पर इसका पुराना नाम क्या था? सुभिक्षपुर था। अगला प्रश्न है कि हरिपुरा नामक जलाशय है। तो हरिपुरा नामक जलाशय कहाँ है? ये गुलर भोज बाजपुर में स्थित है हरिपुरा। अगला प्रश्न है कि दिखनौरी प्रथा संबंधित है। तो दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है थारू जनजाति से। तो दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ये थारू जनजाति से संबंधित है दिखनौरी प्रथा। अगला प्रश्न है कि आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है हिमवीर संजीवनी योजना। तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? हिमवीर संजीवनी योजना। अगला प्रश्न है कि थारू लोग भरडा किससे कहते हैं? तो थारू लोग भरडा कहते हैं ओझा को। अगला प्रश्न है कि झुमड़ा क्या है? तो झुमड़ा क्या है? एक थारुओं का एक नृत्य गीत है झुमड़ा। तो झुमड़ा क्या है? थारुओं का एक नृत्य गीत है। तो ये उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें हिंदी से संबंधित जो प्रथम जो कवि हैं, रचना है, उपन्यास है, तो इन प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो पहला प्रश्न हमारा हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं श्रेयपाद, और ये 8वीं शताब्दी से संबंधित है। 8वीं शताब्दी में इनकी रचना का प्रकाशन हुआ था। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये हैं श्रेयपाद, 8वीं शताब्दी में। और हिंदी की प्रथम रचना, तो हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है श्रावकाचार को, और ये देवसेन द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो ये परीक्षा गुरु है, और श्री लाला श्रीनिवास दास द्वारा इसकी रचना की गई थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी की प्रथम जीवनी, तो ये दयानंद दिग्विजय और गोपाल शर्मा द्वारा यह रचित है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, तो हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा, और ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है चंद्रलोक की यात्रा, और ये किसने लिखी है? केशव प्रसाद सिंह द्वारा यह लिखी गई है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य है एकांतवासी योगी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्रीधर पाठक के द्वारा लिखा गया है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि रहते हैं अमीर खुसरो। कौन रहते हैं? अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। तो हिंदी के प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत है। और जिसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी द्वारा यह लिखा गया है। हिंदी के प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो हिंदी में प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये किया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है। तो हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है हिततरंगिनी। कौन सा है? हिततरंगिनी। और ये कृपाराम द्वारा यह रचित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक है। तो ये है साहित्य लहरी। तो हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है या प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो साहित्य लहरी है और इसके रचनाकार हैं सूरदास। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। तो हिंदी में प्रथम सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो ये है चंदायन और ये मुल्ला दाऊद की रचना है। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। अगला प्रश्न है हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है। तो हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है छंदमाला। क्या है? छंदमाला है छंद शास्त्र की प्रथम रचना। अगला प्रश्न है हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता है। तो हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास है हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन है? तो हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार। अगला प्रश्न है हिंदी का जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो ये 1975 में कहाँ हुआ? नागपुर में, भारत में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर, भारत में यह सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन है। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन कौन सा है? तो ये पद्म पराग है, पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे या बीजी खरे। तो ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। क्या है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक जो पत्र था ये उदंत मार्तंड था। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।